हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्राफ्टी गैंग पर, जहां मैं देता हूं फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चला है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 6 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए बच्चों तो पहले उन लेक्चर्स को जरूर देखें। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए हमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आप बोल सकते हैं। इसमें से सबसे पहले मुझे देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर मुझे देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मेरी एक बात समझिएगा, ये आज का लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें कैपेसिटर्स से रिलेटेड मैंने सर्किट बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है। मतलब बोर्ड एग्जाम में जो मैक्सिमम कैपेसिटर से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम होती है, और उन सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहे होते हैं। मेरी बात समझिएगा, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन केवल और केवल सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब आप टॉपिक में जब न्यूमेरिकल पर जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। जैसे प्रॉब्लम्स मेरे पास सिंपल नहीं होंगी। अभी तो ये हम बेसिक सी बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां मुझे ये देखना पड़ेगा कि सीरीज और पैरेलल का मिसलेनियस प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके बाद कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड सर्किट आते हैं मेरे पास। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग मिरर इमेज प्रॉब्लम के नाम से समझते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को आगे मिलेंगी न्यूमेरिकल्स में, लेकिन उसके पहले मुझे यहां से कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसके पहले आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम कहां सुना है? कहीं सुना हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों ने कहां सुना है? आप लोगों ने सुना होगा 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को कराया जाता था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। वहां पर आप लोगों को रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कराए जाते थे। देखिए होता क्या था, देखो जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड पे थे तो आप लोगों को रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कराए गए हैं। 12th में आप लोगों को कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। तो लगभग इनके जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो लगभग सेम है। हाँ, फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, तो वो अभी हम प्रूव करने के बाद समझेंगे। देखो जब आप रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन रीड करते थे तो वहां पर क्या होता था, आप आर इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करते थे। मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट की कैलकुलेशन आप लोग करते थे। जब भी आप लोग रजिस्टर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो वहां पर एक और चीज होती थी, आपको करंट की इंफॉर्मेशन दी जाती थी। करंट दिया जाता था, अमाउंट ऑफ करंट आपको सर्किट में दी जाती थी। इन ईच ब्रांच अमाउंट ऑफ करंट आपको गिवन होती थी, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स की जानकारी होती थी। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होगा, आप सी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करोगे। मतलब कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करना होगा। अब जैसे यहां पर चार्ज की इंफॉर्मेशन होती थी ना बेटा, वैसे ही जब आप कैपेसिटर के टॉपिक पे जाओगे, जब इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को रीड करोगे तो यहां पर आपको करंट की नहीं, यहां पे चार्ज की इंफॉर्मेशन होगी। बात समझे मेरी? और एक और चीज, मैं एक बेसिक सी बात आपसे कह रहा हूं कि जैसे आप लोग रजिस्टर्स की प्रॉब्लम में करंट को ट्रीट करते थे ना, वैसे ही आप कैपेसिटर की प्रॉब्लम में चार्ज को ट्रीट करने वाले हो। अच्छा मेरे को एक आंसर दो, आप कैसे समझते थे कि आपको जो गिवन सर्किट है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है रजिस्टर के, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? कैसे समझते थे? आप लोगों को बताया जाता था कि व्हेन वी फाइंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इन ईच रजिस्टर देन द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जब आप लोगों से जब आप लोग रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते थे तो आप रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे समझते थे? जब आप देखते थे कि आपके रजिस्टर के सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट सेम पास हो रही है, आपने आई करंट पास करी, पूरे सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट आई है, तो वो आपके रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता था। वैसे ही जब आप कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे जाओगे, और अगर आपको इफ यू विल फाइंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच कैपेसिटर देन यू विल से दैट द कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ गए? जैसे यहां पर जैसे ही आपको अपने सभी कैपेसिटर्स में अमाउंट ऑफ चार्ज सेम मिलेगा, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का कैसे समझते थे? आप करंट पास करते थे, करंट
अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती थी। मतलब कि जब भी आपके पास अमाउंट ऑफ करंट डिफर होता था इन ईच रजिस्टर, देन यू विल से दैट दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। वैसे ही बेटा अगर आपके पास कैपेसिटर का सर्किट आता है, अगर आपको इन ईच कैपेसिटर यू विल फाइंड द डिफर अमाउंट ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर, ओके, देन यू विल से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरी बात समझे ना? जब भी आपको अमाउंट ऑफ चार्ज डिफर मिलता है सर्किट के कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में, तो वो आपके कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और एक और कॉमन बात, यहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर गिवन होगा। मेरी बात समझ गए? तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। क्लियर? ओके, हटा रहा हूं इसको। तो आज हम रीड करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? ये होता क्या है? तो देखिए, पहले जो मैं आपको समझाऊंगा ये आपकी बुक वगैरह में जैसे बना हुआ डायग्राम, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। और बेसिकली ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स लिए, कुछ क्या, मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक कैपेसिटर हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक दूसरा कैपेसिटर ले लिया बेटा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन टेढ़ी हो गई, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थर्ड कैपेसिटर ले लिया। लेट द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज C1, सेकेंड कैपेसिटर इज C2 एंड थर्ड कैपेसिटर इज C3। अब मेरी बात समझिएगा, दिस इज योर फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज योर सेकेंड कैपेसिटर एंड दिस इज योर थर्ड कैपेसिटर। थर्ड मीन्स दिस इज योर लास्ट कैपेसिटर इन दिस अरेंजमेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन कहते किसको है? इफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज ज्वाइंड विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई and the second plate of last capacitor is joined with ground, this type of combination is called series combination। मतलब कि सिर्फ आपकी पहली जो फर्स्ट आपका जो कैपेसिटर है, इसकी फर्स्ट प्लेट को आपको एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करना है, और सेकेंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर, देखो बीच में मैं किसी को कनेक्ट करने की बात नहीं कर रहा, सेकेंड प्लेट ऑफ लास्ट कैपेसिटर, इसको हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, इसको हम ग्राउंड करने वाले हैं। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड योर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सर ऐसा करने से हुआ क्या होगा, सर्किट पे इफेक्ट क्या आया होगा? तो देखो बेटा, जब इसको आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है तो इसकी इनर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन की वजह से यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि इस वाली प्लेट के इनर सरफेस पे चार्ज कैसा होगा। आप जरा इसको ध्यान दो, सिर्फ इतने इस सिस्टम को, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो किसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं है। भाई सप्लाई या तो इसके साथ कनेक्ट है या फिर इसके साथ कनेक्ट है। इस वाली प्लेट के साथ डायरेक्टली कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं है, इसके साथ कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं है। तो दिस इज योर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। क्या आप लोगों ने कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज पढ़ा है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज कूलम्स लॉ में पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ाया है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। वहां पे मैंने बताया है कि द नेट अमाउंट ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप एक बात समझो, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो इस पर पहले से तो कोई चार्ज था नहीं। ये माइनस क्यू चार्ज इसकी इनर सरफेस पे कहां से आया? इस चार्ज के इंडक्शन की वजह, जब यहां पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ तो इंडक्शन की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बट दिस इज योर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम पे नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि पहले से तो यहां पे कोई चार्ज था ही नहीं ना। तो यहां पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 0 कैसे होगा? तो जितना यहां पे माइनस क्यू है उतना ही यहां पे प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी तो मेरे पास फॉलो होनी चाहिए बात। इस वजह से यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे प्लस क्यू। मतलब कि अभी भी अगर आप देखो तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज
जीरो, अभी भी जीरो है। अब फिर से वही चीज़ यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ क्या होगा माइनस क्यू। फिर दिस इज योर आइसोलेटेड सिस्टम, ये किसी सप्लाई वगैरह से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। इस तरह का अरेंजमेंट आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज योर क्यू अपॉन C1, ये सर कहाँ से आया? तो आपको मैंने एक फॉर्मूला कराया था, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जरा मुझको बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, दिस इज योर क्यू अपॉन C2, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर क्यू अपॉन C3। तो आपको क्या समझ में आया? आपको इस कॉम्बिनेशन में दो बातें समझ में आई। पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफर। बात समझ आई? आप जब भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफर है, देखो सबके C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटेंस था, देन यू विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफर। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। एंड द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, amount of charge in each capacitor is same। ये बात जरूर याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ चार्ज इन ईच कैपेसिटर इज सेम, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। ये जो दो पॉइंट होंगे ये मेरे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। कई बार आप, चलिए न्यूमेरिकल में बात करूंगा इसकी, कई बार आप देखोगे ना इस तरह की कि इस तरह के सर्किट आ जाएंगे, किसी के क्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, कभी कुछ करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। और बेसिकली जब सर्किट की प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर अपन लोग को ऐसे ही समझना होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सभी कैपेसिटर में सेम मिल रहा है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफर होगा। ये छोटी छोटी सी बातें होंगी। तब एक काम करना, ये डायग्राम तो आपको बनाना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था, आपकी जानकारी के लिए था। अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लग रहा हो तो अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं जो आपको सर्किट बनाने जा रहा हूँ। हाँ, ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये दोनों पॉइंट आपको करने हैं। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए बेटा, अब जो सर्किट हम लोग को बनाना होता है, देखिए होता क्या है कि जब आप अपनी प्रैक्टिस बुक को देखते हो ना, तो उसमें कभी भी न्यूमेरिकल्स में मतलब आपसे कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा कि सप्लाई लगी है, ग्राउंड बहुत रेयर केस में होगा, मैक्सिमम टाइम वो बैटरी से सप्लाई की बात करेगा। तो हमारे पास जो सर्किट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बेटा पहले की तरह ही कैपेसिटर लिए, 3 कैपेसिटर का अरेंजमेंट लिया। यहाँ पे मैंने इसको लिया, इसको ऐसे लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया। नाउ वी कनेक्ट दिस arrangement of capacitor with a supply like this. Let this point is your A and this point is your B. The capacitance of first capacitor is C1, C2 second capacitor का capacitance, and C3 is capacitance of third capacitor. This is your higher potential, this is your lower potential. Then the potential difference across point A and B due to this supply, what? This is your V. Potential difference कितना होगा, मतलब नेट पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए बी कितना होगा, V होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट करके रखा है तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज। दिस इज योर आइसोलेटेड सिस्टम, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, पहले की तरह ही बना। और यहां पे अगर मैं पूछता हूं V1 इज वॉट, C अपॉन Q अपॉन C1, V2 इज वॉट, Q अपॉन C2। अगर किसी बच्चे को बैकग्राउंड पे कोई हल्की फुल्की म्यूजिक आ रही हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं, कुछ अराजक तत्व तो हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से V3 इज इक्वल्स टू वॉट, Q अपॉन C3। ओके, तो मतलब ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को तो मिल गया। बट
ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल में होगा? द सम ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 एंड V3 इज इक्वल टू दी नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। मेरी बात समझ गए ना भाई? ये टोटल पोटेंशियल आपने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वी लगाया, इसी में से V1 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस और V3 इसके अक्रॉस डिवाइड हो गया है। बात क्लियर? ओके, इसी नोट हो गई होगी। इसको मैं रफ कर दूं, ये डायग्राम आपको बनाना है, इसको रफ कर रहा हूं। देखिए, तो अभी देखो आपने क्या देखा, आपने एक बात समझी, आपने क्या समझा यहां पे कि पोटेंशियल डिफरेंस across first capacitor V1 is equals to Q upon C1, potential difference across second capacitor V2 is equals to Q upon C2 and potential difference across third capacitor is what? V3 is equals to Q upon C3। और एक चीज देखिए, we know that the net amount of potential difference across A and B is V in the diagram। कुछ कटा तो नहीं है? नहीं, वेरी गुड। ओके, वी नो दैट द नेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B और अक्रॉस पॉइंट A and B is V in the diagram। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो V है ना, दिस इज योर V1 प्लस V2 प्लस V3, प्लेस द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3। V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने इसको इस तरह से, अब इसको क्या करना है? केवल सिंप्लीफाई तो करना है, डेरिवेशन हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट इसको पॉज करेंगे और नोट करेंगे बहुत अच्छे से। हो गया? आइए इसको रफ करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, अभी यहां से देखिए जरा कि जब आपने v इज इक्वल्स टू ये वाला सिस्टम आपने बना लिया है, तो यहां से क्या कर लो, q को जरा कॉमन कर लो। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप q को कॉमन करोगे तो आप अंदर क्या पाओगे? देखो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसा मिलेगा। q को इसके नीचे ले आओ, v अपॉन q इज वॉट? दिस इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो जरा v अपॉन q, v अपॉन q क्या होता है? क्या c इज इक्वल्स टू आपने q अपॉन v पढ़ा हुआ है? c इज इक्वल्स टू q अपॉन v आपने पढ़ा हुआ है ना? तो क्या ये q अपॉन v लिखा हुआ है? नहीं, ये q अपॉन v का इनवर्स फॉर्म है, मतलब अपोजिट है। तो जरा इसको आप अपोजिट करो यहां से, जब आप इसको v अपॉन q करोगे तो ये 1 अपॉन c हो जाएगा ना, हो जाएगा ना? ठीक है, तो इसका मतलब v अपॉन q इज वॉट? दिस इज योर 1 अपॉन c। अभी आप ये समझ गए, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लाइक दिस। ओके, वेयर C is your equivalent capacitance of the given सर्किट। अब एक और चीज, ये तो आंसर तो आ गया आपका। C is equivalent capacitance of the given circuit। देखो 1 upon C is not your answer,
1/c आपका आंसर नहीं होता। देखो मैंने कई बार देखा है बच्चों से क्या मिस्टेक होती है कि जब वो एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो कई बार वो 1/c को ही अपना आंसर लिख कर चले आते हैं। बेटा ये बहुत सिली सी मिस्टेक होती है, बच्चे कर देते हैं, तो प्लीज आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। आपको सी निकालना था, मतलब ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा उसके बाद सी को आप यहां से क्या करोगे, अपोजिट मतलब इनवर्स करोगे, तो वो जो आंसर होगा दिस इज योर सी, नॉट 1/c इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ये बात याद रखिएगा, आपको सी की कैलकुलेशन करनी होती है, सी इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं 1/c को अपना आंसर कर देते हैं, जो कि उनकी एक छोटी सी मिस्टेक होती है और आपके नंबर कट जाते हैं। हो गया, रफ करो इसको, देखिए अब देखिए जरा एक नोट पॉइंट करिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। when two capacitors are connected in series combination, अगर मेरे पास दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, अरे कर लोगे, मुझे पता है बहुत समझदार हो, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 कर दोगे, मैं मानता हूं, लेकिन मैं कुछ बात समझा रहा हूं। जो दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आप हमेशा याद रखा करो। होता क्या है कि जब आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को करते हो ना यार, तो बार बार 1/c1 प्लस 1/c2 करते हो, एलसीएम लेते हो, तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। जैसे देखो मैंने आपसे कहा ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल डिफरेंस across the both capacitor here V1, here V2, this point is your A, this point is your B, here the potential difference is V, total amount of potential difference across the capacitors। ये मैंने किया। दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इससे कनेक्ट है ना, फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, तो यहाँ पर आएगा प्लस क्यू, इसके माइनस क्यू, यहाँ पे क्या आएगा फिर प्लस क्यू, यहाँ पर क्या आएगा माइनस क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इज वॉट, यहाँ से C1 C2 को आप एलसीएम करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C2 प्लस C1 मीन्स C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। क्या 1/c हमारा आंसर होता है, क्या 1/c मैंने बोला आंसर होगा, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने 1/c कहा, नहीं कहा, मैंने क्या कहा C इज योर आंसर। तो C जब निकालोगे तो इसको क्या करोगे, इन्वर्स करोगे, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज योर equivalent capacitance of these two capacitor when both are joined in series combination। और देखिए दो कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आप डायरेक्टली याद रखा करिए, ठीक है। जब आप बड़े न्यूमेरिकल्स करोगे तब इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा। तो अभी आप इसको फटाफट पॉज करिए और नोट कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टाइम वेस्ट कर देंगे, ये टाइम आपको दोबारा मिलेगा नहीं। ऐसे ही आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम आपके पास आ जाएंगे, फिर ये होगा सर ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, सब आप डिस्टर्ब कर दोगे। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, टाइम को वेस्ट नहीं करें, पढ़ाई करते रहें। देखिए अच्छा ये अब न्यूमेरिकल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, बहुत हो गया C1 C2, हटाओ इसको। आइए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करता हूं। देखो एक मेरे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया, मेरे पास अभी भी दो कैपेसिटर पहले की तरह दिए गए, दिस इज माई फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज माई सेकेंड कैपेसिटर, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैंने एक बैटरी को लगा दिया, एक सप्लाई को लगा दिया, इसने V सप्लाई दिया, छोड़ो कैपेसिटेंस तो देना ही नहीं है। यही तो क्वेश्चन की क्वालिटी है। अब की बार क्वेश्चन में एक नया चेंज हुआ,
यहां पर मैंने कैपेसिटेंस की जगह डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 दिया और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 दिया। मतलब कि पहले कैपेसिटर में यहाँ पर मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फील कर दिया, यहाँ पर भी, मतलब पूरी तरह से इनके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फीड किया। पहले वाले कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फीड किया गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D and the area of the plate of capacitor is A। क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट। सर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 लगा दीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे गाइड किया कि मुझे फॉर्मूला ये लगाना है। जरा ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में C1 और C2 दिए हुए हैं? क्या क्वेश्चन में C1 और C2 है आपके पास? सोचो जरा, नहीं दिए हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? क्योंकि अगर बाय द वे मैं फॉर्मूला सोच भी लेता हूं, मान लो C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मैंने सोच लिया, तो ये C1 C2 आएगा कहां से? अब देखो समझिएगा, मैंने आपको देखिएगा मैंने कुछ डेरिवेशंस कराए हैं अपने लास्ट वीडियोस में, जहां पे मैंने आपको बताया है कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को वहां पर कंप्लीटली फीड कर दिया जाता है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला होता है, पढ़ाया है मैंने, ठीक है, पढ़ाया है। ओके, तो यहां से देखो, अगर मैं पूछूं कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले का क्या है? K1 है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अच्छा, दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? दिस इज योर K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यस सर, सही है। तो बस अब तो क्वेश्चन हो गया, कैपेसिटेंस पता है। अभी किस कॉम्बिनेशन में है ये? दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। वी नो दैट C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, आप वैल्यू जरा प्लेस कर दो। C1 क्या है? C1 है मेरे पास K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अपॉन में क्या है? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो C देखो यहां से क्या हो जाएगा? C इज व्हाट, ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का स्क्वायर K1 इंटू K2 अपॉन, नीचे से कॉमन कर लीजिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को, ब्रैकेट में क्या बचेगा? K1 प्लस K2, इससे पावर खत्म हो गई। आपका जो कैपेसिटेंस का आंसर आया वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इन ब्रैकेट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट। आगे समझ में? सिंपल सी प्रॉब्लम थी। आइए इसको और भी इंटरेस्टिंग करते हैं। क्या सर इंटरेस्टिंग? न्यूमेरिकल क्या इंटरेस्टिंग होते हैं क्या सर? कैसा मजाक कर रहे हैं आप? हो गया नोट? आइए, अरे न्यूमेरिकल बहुत, बच्चों न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। देखिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखो जरा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में दे रहा हूँ। अब जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ना, मैक्सिमम टाइम आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी फॉर्म में आपको मिलती हैं। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया लाइक दिस। एक टर्मिनल ये इसका हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। यहां पर क्या है? द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इज योर D। यहां पे मैंने एक नया काम किया, इसमें मैंने हाफ पार्ट में, इधर मैंने
K1 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब फीड कर दिया और यहां पर K2 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाई इलेक्ट्रिक स्लैब मैंने फीड कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये d/2 हो गई और ये d/2। देखिए इस एग्जांपल में मैं d/2 क्योंकि मैं दे रहा हूं इन्फॉर्मेशन में, इसलिए आप इस तरह सॉल्व करोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू गिवन होगी आप उसके बेस पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज व्हाट, ए। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, दिस कैपेसिटर, दिस अरेंजमेंट। सबसे अच्छी प्रॉब्लम है और ये बोर्ड एग्जाम में काफी पूछी जाती है इस तरह की प्रॉब्लम। अच्छा एक बात समझो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कौन सा, कैसे समझोगे यार? एक बात समझो, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं खींच देता हूं। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा खींचोगे ना, देखो ये सभी आपस में म्यूचुअली तो सभी कनेक्ट है ना। मतलब कि आप देखो तो ये ऐसा भी सिस्टम आपको समझ में आ सकता है, ऐसा कुछ फील होगा अगर इसको आप थोड़ा सा खींच दो ना, थोड़ा सा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, क्योंकि म्यूचुअली ये कनेक्ट होगा। यहां पे क्या आ जाएगा K1, यहां पे क्या आ जाएगा K2। ये देखो K1 K2 दिया हुआ था। यहां पे क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी d/2 और यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी d/2। क्लियर, क्लियर मेरी बात? एरिया क्या दे रखा है प्लेट का, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A। तो सबसे पहले इसका मेथड नंबर 1 देखिए। सर मेथड, हाँ बेटा इसका एक और मेथड बताऊंगा मैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मेथड नंबर 1, आपने सीरीज और पैरेलल अभी समझा ना, मतलब सॉरी पैरेलल तो समझाया ही नहीं है, सॉरी सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पे हाँ, अगर ये वाले कैपेसिटर का मैं आपसे कैपेसिटेंस पूछूंगा तो C1 इज इक्वल्स टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/d/2 फॉर्मूला होता है ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। भाई d होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है, d/2 है, तो मैं d/2 ले रहा हूँ। और यहाँ पे अगर मैं C2 की बात कर रहा हूँ तो दिस इज व्हाट K2 एप्सिलॉन नॉट A/d/2 हो जाएगा। यहां से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 यहां चला जाएगा और ये वाला 2 यहां चला जाएगा। इसका मतलब C1 यहां से क्या हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। यहां से C2 क्या हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d हो जाएगा। बात क्लियर? दोनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू प्लेस करिए, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d अपॉन में 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया। C इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए मल्टीप्लाई में कौन कौन आएंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट A/d का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा K1 K2 अपॉन, नीचे से काम करो, यहां पे क्या चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट A/d कॉमन दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2 हो रहा है, यहां से पावर खत्म हो रही है। ठीक, तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A/d और ब्रैकेट के अंदर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। दिस इज योर आंसर। बात क्लियर, बात क्लियर? कुछ डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं हुआ। अच्छा एक और बात समझिए, ये तो मेथड फर्स्ट हुआ, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के मेथड से किया। इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, दोनों सही है। इसको फटाफट पॉज करिए और नोट करिए। हो गया, हो गया। देखिए इसका जो मेथड सेकंड की मैं बात कर रहा हूं वो भी बहुत अच्छा मेथड है और मजेदार भी है। इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं। अब मेरी बात समझना थोड़ा सा बेटा। देखिए इसका मेथड सेकंड, मैंने आपको देखिएगा जो मेरा एक लेक्चर था पार्सली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्सली फील्ड किया जाए, उसके कैपेसिटेंस का मैंने फॉर्मूला आपको क्या कराया है, मैंने फॉर्मूला कराया है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, where D is what? D is your distance between the plate and T is what? Thickness of the dielectric slab. अब मैंने इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से मैंने इसी फॉर्मूले को एक और तरह से समझाया था कि अगर आपकी प्लेट्स के बीच में एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया जाए जिसकी थिकनेस आपको T1, T2, T3 और उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 इस तरह से गिवन हो, तो उस समय आपके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 ऐसा होता है, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। अगर एक और किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फीड किया गया होता है बिटवीन द कैपेसिटर, तो हम क्या करते हैं प्लस T3 और यहाँ पे क्या होता है प्लस T3 अपॉन K3। ये चीजें हो गई। तो यार ये क्वेश्चन को यहाँ से उठा के सेट कर दो ना। D इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है? D है। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत इस फॉर्मूले की है। मैंने दो की बात यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्यों यूज करी? क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही यूज हुए थे। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको देखो, इसको हटाया, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इससे यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा। देखो C इज इक्वल्स टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बेटा हो जाएगा D, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट क्या है? D है, माइनस T1 की जगह पे क्या होगा? D/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा, प्लस T1 की जगह फिर से क्या है यहाँ पे? D/2 K1 प्लस T2 की जगह क्या है? थिकनेस ऑफ सेकंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है? D/2 K2। क्लियर? यहां से देखो जरा ध्यान से देखिएगा, C इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन यहां से क्या हो जाएगा? देखो जरा D माइनस D, भाई D/2 प्लस D/2 क्या बनेगा? D, प्लस यहां से क्या हो जाएगा? D अपॉन 2। इन दोनों से आप चाहो तो कॉमन कर लो यहां से, यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 ऐसा हो जाएगा। ये दोनों तो खत्म हो गया। अब यहां से क्या बचा? C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 ब्रैकेट के अंदर K1 K2 को आप यहां से एलसीएम कर लीजिए, यहां बचेगा K2 प्लस K1 बचेगा। क्लियर हुई मेरी बात? ये जो वैल्यू दो भी टर्म्स यहां नीचे हैं 2K1 K2, भाई ये यहां ये भी ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म ये, और ये जो नीचे वाले टर्म है ये भी ऊपर जाएंगे, मतलब ये 2K1 K2 को यहाँ पे भेजना पड़ेगा ना आपको। तो आप देखो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? C इज इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये K1 K2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्या यही आंसर पहले भी आया था? क्या यही आंसर पहले भी आया था? तो आप क्वेश्चन को जैसे भी चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। आप चाहो तो इसको एज अ सीरीज कंबाइंड सर्किट की तरह सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपके आंसर दोनों से सही आएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इतनी सी बात करूंगा आपसे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर से रिलेटेड होगा। पहले तो आप इसको पॉज करिए और फटाफट नोट करिए, पॉज करके नोट करिए इसको फटाफट। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे लेक्चर को इतनी देर तक देखा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आपको लगता है कि हाँ मेरा चैनल यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ और प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।